Hello guys, this is Akshay Tripathi. Welcome back to my YouTube channel Classify. कैसे हो सब? बहुत बढ़िया। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम लोग लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा फुल फ्लैश्ड वीडियो हमने बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप वीडियो को देखिए जाके, लिंक आपको उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का टॉपिक भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंटिन्यूएशन है, लेकिन इसमें हम गॉस लॉ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। गॉस लॉ क्या होता है, कैसे होता है, सारे कंसेप्ट आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले हम गॉस लॉ से पहले फ्लक्स कैलकुलेट कहीं का करते हैं, फिर हम गॉस लॉ पे उल्टा पहुंचेंगे। पहले मैं गॉस लॉ की आपकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा कि गॉस लॉ क्या होता है, रटाना नहीं है। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद पहुंचूंगा हाँ ये गॉस लॉ होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। कहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं? हम लोग एक क्लोज्ड लूप से फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। कैसी क्लोज्ड सरफेस? पॉइंट नोट रखना क्या मैं बोल रहा हूं, जिस पॉइंट में मैं एम्फेसाइज ज्यादा कर रहा हूं उसको दिमाग में सेट रखना। क्लोज सरफेस होनी चाहिए। सरफेस तो होती है लेकिन क्लोज्ड हो। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो सबसे सिंपल क्या है, सबसे बढ़िया सिमेट्री के लिए कौन सी सरफेस हो सकती है जहां पे आप कैलकुलेशंस बहुत ही प्यारे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी वाली है। सर्कल होता है, स्फीयर होता है। तो आपने एक पॉइंट चार्ज रखा, भाई फील्ड किसी की लाओगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? फ्लक्स क्या होता था? सिंपल डी फाई, छोटा सा लेते हैं ई डॉट डी एस। देखिए इसीलिए मैं एलिमेंटल लेवल पे चीजों को लेके चल रहा हूं। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और सरफेस एरिया चाहिए, एरिया वेक्टर चाहिए। हाँ चाहिए। तो फील्ड कहां से लाओगे? कोई चार्ज सिस्टम ही होगा, उसी वजह से आएगा। तो एक चार्ज हमने मान लिया क्यू रखा है, उससे आर रेडियस पे एक हमने स्फीयर ड्रॉ किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया। और इसमें ये एक स्फीयर है, एक सरफेस बना दी हमने। हाँ बिल्कुल बना दी। इस सरफेस के अंदर है हमारा चार्ज, तो हमने बोल दिया ये क्लोज, और क्लोज सरफेस है, कहीं से भी खुली नहीं है, तो हमारी क्लोज सरफेस हो गई। हाँ हो गई। हम इसके ऊपर चाहते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं, इसके सेंटर पे रखा है ये आपका पॉइंट चार्ज। ठीक है, हम इंटरेस्टेड हैं, इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है अभी के लिए। ठीक, तो कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी वजह से फील्ड कैसी होगी? भाई फील्ड हमेशा ऐसे जाती है, बहुत बढ़िया, आउटवर्ड जाती है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमको पता है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज रखा, उसकी वजह से फील्ड आउटवर्ड होती है। नई वीडियो देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाला, बहुत प्यारा वीडियो बनाया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखिए जाके। सारे कंसेप्ट को क्लियर करके चलना है। ऐसे फील्ड होगी, बहुत बढ़िया। किसी एक पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहते हो, अब इस पे अब बहुत सारे ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना, छोटे छोटे एरिया से मिलकर बना, तो एक छोटे एरिया को पकड़ लेते हैं। किसी एक छोटे एरिया को अगर मैं पकड़ लूं, जैसे मैंने इस एरिया को पकड़ लिया, मैंने कहा ये डीएस एरिया है, तो इस डीएस एरिया का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? मैंने कहा था हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। किसी भी एलिमेंट को पकड़ लो, उसका एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल भी ऐसे ही आने वाला है, डीएस वेक्टर। ऐसे ही आपकी ई भी है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। हाँ बिल्कुल आपको दिख रहा है। वैसे कहीं पे भी आप ले लोगे, अगर यहां पे भी आप एरिया वेक्टर लेते हो, उसका भी हमेशा नॉर्मल आने वाला है। क्यों? स्फीयर के केस में यही आपको फायदा है, एरिया वेक्टर हमेशा अलाइन होगा जिस डायरेक्शन में आपकी फील्ड होगी। इस सिमेट्री को देखते हुए, इस कंसेप्ट को यहां पे देखते हुए, इसके लिए अगर हम लोग अप्लाई करें, देखिए हर जगह पे जहां पे भी आप देखोगे एरिया वेक्टर हमेशा अलोंग द लाइन होने वाला है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा। तो मैं अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं सिंपली ये लिखने वाला हूं। हाँ लिखने वाला हूं। तो यहां पे ई डॉट डीएस की क्या जगह पे क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू डीएस कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 होता है, तो इसको सिंपली हटा सकते हैं। हाँ बिल्कुल हटा दिया। तो डी फाई कितना आ गया? इतना आ गया, इतना आ गया। ये एक छोटे से एलिमेंट की वजह से है, हमने निकाल लिया इतना छोटा सा एलिमेंट की वजह से। लेकिन क्या एक ही एलिमेंट है? ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, तो उनको आपको क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन करना चाहिए टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। हाँ ठीक है, तो दो साइड में इंटीग्रेशन कर दिया हमने, बिल्कुल कर दिया। अब इंटीग्रेशन किस पे कर रहे हो? पूरे एक सरफेस पे कर रहे हो। सरफेस आपकी कैसी है? क्लोज्ड है। तो उसके लिए एक साइन दिया गया, छोटा सा साइन, जिसको कि जो क्या बता रहा होगा? क्लोज सरफेस। सिर्फ उसको बताने के लिए, बाकी उसका ऐसा कोई यूज नहीं है। सिर्फ यूज कितना है कि वो हमको डिनोट करवा रहा होगा कि ये क्लोज सरफेस की है। तो उसके ऊपर क्या, इंटीग्रेशन के ऊपर एक गोला लगा दिया गया, बस इसके सेंटर पे ऐसे गोला लगा दिया। तो इससे क्या पता चल जाता है कि ये क्लोज सरफेस की बात कर रहे हो आप। ये क्लोज सरफेस को बताने का बस काम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं बता रहा। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे
तो ई की वैल्यू क्या होगी, हमको इस पॉइंट पे निकालना है हर जगह, बाहर बाहर बाहर। तो यहाँ पे इसके सेंटर से अगर आर डिस्टेंस पे हो, आपको मान लो इसकी रेडियस आर है, तो यहाँ पे फील्ड कितनी होने वाली है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इतनी ही तो फील्ड होती थी, किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर इतनी ही होगी। अब मजे की बात क्या, ये पूरा स्फीयर है तो हर पॉइंट आर रेडियस पे होगा, तो हर पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इतनी होने वाली है, हाँ बिल्कुल होने वाली है। तो ई की जगह पे कितना लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हो, डी इंटू डी एस। के क्यू बाई आर स्क्वायर कभी चेंज होने वाला है इस स्फीयर की सरफेस पे, कभी नहीं चेंज होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको आप सिंपली सीधे बाहर लिख सकते हो। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर तो देखो सीधे सीधे बाहर ले लिया, हाँ ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, डी एस। ये इधर क्या हो गया, फाई नेट। फाई नेट का क्या मतलब, इनक्लोज, पूरे सरफेस के ऊपर हम लोग निकालना चाहते हैं। इतना समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। अब आप हमको ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मीनिंग क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का क्या मीनिंग है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का सिंपली मीनिंग है, छोटे छोटे एरियाज लिए हैं आपने, इन छोटे छोटे एरियाज को छोटा 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 सारे जोड़ दोगे तो कहां पहुंचने वाले हो, टोटल सरफेस एरिया पे इसके पहुंचने वाले। और एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इतना आपको पता होगा, बिल्कुल मैथ सिंपल। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस हमारा क्या आने वाला है, इस चीज की अगर हम बात करें, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, इंटीग्रेशन मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा जोड़ो तो यहीं पे पहुंचने वाले हो। तो अगर मैं इसको सिंपली यहां पे लिख देता हूं, तो फाइनेट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, फाइनेट हमारा आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना तो ई थी बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर रेडियस का स्फीयर है। बहुत बढ़िया, इतना हमको समझ आ गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा। के की वैल्यू कितनी होती थी, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती थी के की, तो रिप्लेस कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह पे क्यू ही रखो, अपॉन इनटू क्या है, साथ में मल्टीप्लाई में 4 पाई। तो देखो 4 पाई से 4 पाई भी नीचे कैंसिल आउट हो गया। तो फाइन नेट की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई, हाँ बिल्कुल आ। ये फॉर्मूला आप दिमाग में सेट करो, फाइनेट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहीं से गॉस लॉ निकल के आएगा। अभी मैं गॉस लॉ कुछ नहीं बताया ना आपको, सिंपल आपको एक कैलकुलेशन करवाया हूं, फ्लक्स कैलकुलेट करवाया है मैंने आपसे, उसके अलावा तो कुछ करवाया नहीं है। लेकिन अब यहीं से मैं गॉस लॉ के ऊपर बढ़ूंगा, ठीक है। अब गॉस लॉ क्या कहता है, अब उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट की एक क्लोज सरफेस के ऊपर, कितनी आई हमारी, फाइनेट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना आया। यहाँ पे क्यू था चार्ज हमारा जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अभी हमने गॉस लॉ को कुछ नहीं बताया, अब गॉस लॉ यही होता है, एक्चुअल में ये गॉस लॉ लिखा है, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। पहले इसको समझ लेते हैं, गॉस लॉ की डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन गॉस लॉ सिंपली कहता है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज होनी चाहिए, इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज प्रेजेंट विद इन द सरफेस। क्या बोला कि सरफेस इंटीग्रल है हमारा, सरफेस इंटीग्रल है, क्या था हमारा, इसको अगर देखें इस तरीके से E डॉट डी एस, इसको बोला कि सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल मतलब छोटे छोटे सरफेस को इंटीग्रल मतलब ऐड करो, सबको ऐड किया, हाँ बिल्कुल किया, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ओवर द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही तो बात बोली गई, सरफेस इंटीग्रल ऑफ, जो गोला हमने बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ओवर अ क्लोज सरफेस, ओवर अ क्लोज सरफेस। क्लोज्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट नोट करने वाला, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ठीक है, जिसको ये बताने का काम करता है छोटा सा गोला, ठीक है। सरफेस इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज प्रेजेंट विद इन द सरफेस, जो चार्ज उसके अंदर सरफेस के प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, गॉस लॉ। देखो क्या ये वैल्यू इसके बराबर आ रही, हाँ यार ये तो बराबर ही आ गई, तो इसका मतलब ये गॉस लॉ है। जो पहले डेरिवेशन हमने किया था वो गॉस लॉ का डेरिवेशन है। तो गॉस लॉ आपको सिंपली आपने क्या समझा, अब इस चीज को सबको रफ करते हुए सिंपल एक लाइन में समझ लेते हैं, जिससे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि क्या होता है गॉस लॉ, ठीक है। सिंपली बहुत ही प्यारे तरीके से बताऊंगा, कुछ नहीं करना है गॉस लॉ को समझने के लिए, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए कि क्या करना है हमको। तो गॉस लॉ सिंपली हमसे क्या कहता है कि एक चार्ज प्रेजेंट हो, एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक सरफेस के क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है।
चार्ज प्रेजेंट हो लेकिन क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट हो, तो जो फ्लक्स उससे एसोसिएटेड होगा, जो उस सरफेस से फ्लक्स एसोसिएटेड होगा क्लोज सरफेस, पॉइंट टू बी नोटेड, क्लोज सरफेस से उसकी वैल्यू कुछ नहीं बस जो चार्ज अंदर प्रेजेंट है जिसको क्यू इन बोल सकते हो, क्यू इनक्लोज, इनका सिर्फ यहां पे मतलब है क्यू इनक्लोज, जो प्रेजेंट सरफेस के अंदर प्रेजेंट है अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स उसके वैल्यू के बराबर होगा। ये होता है फाई नेट इस सरफेस से, ये हमारा सिंपल गॉस लॉ बोलता है। अब जितना सिंपल है उतने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या उतने ही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। कैसे रखना है मैं एक एक बताता जाऊंगा, उनको आप पॉइंट्स को दिमाग में रखते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट, ये गॉस लॉ था। अब इस गॉस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर मैं लिख दूं तो आप क्या उस चीज को समझ सकते हैं? हाँ, ये गॉस लॉ है। इस चीज को मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, फाई नेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ई डॉट डीएस। हाँ बिल्कुल, सरफेस इंटीग्रल की बात की जो डेफिनेशन मत है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कहोगे भैया ये आपने सिग्मा क्यों लगा दिया? सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब यहां पे बहुत सारे चार्जेस, मान लो Q1, Q2, Q3, Q4, बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है, लेकिन वो सरफेस के अंदर ही होने चाहिए, बाहर नहीं सरफेस के हो सकते। बाहर वाले को डिस्कार्ड करेंगे, अंदर है उनको लिया। तो ये भी एक जनरलाइज फॉर्मूला आ गया गॉस लॉ का। हाँ बिल्कुल समझ आ गया भैया, क्यू फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट एस, इसमें ये क्या बताता था, सरफेस इंटीग्रल, जो कि समझा चुका हूं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जितने चार्जेस अंदर प्रेजेंट होंगे उनका सबका स्केलर सम, मान लो एक 10 कूलम हुआ, दूसरा 6 कूलम हुआ, तीसरा -2 कूलम हुआ, तो सबका एडिशन करोगे 10 + 6 + -2 कितना होगा, 10 + 6 16 -2 14 पे पहुंचोगे, तो 14 कूलम नेट चार्ज अंदर बचा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू लोगे। समझे? इस पॉइंट को क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको समझने की कोशिश करते हैं। गॉस लॉ क्या है? सिंपली फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया, इतना तो समझ आ ही गया हमको। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है उनको देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट है कि हमने अभी क्या देखा था, हमने जब गॉस लॉ का एक तरीके से जब डेरिवेशन किया था, जो कि मैंने आपको बताया नहीं था लेकिन मैं कर दिया था चुपके चुपके से, उसमें क्या लिया था, सरफेस को हमने क्लोज लिया था, सिमेट्री ली थी, आर रेडियस का उसके सेंटर पे रखा था। ये सब कुछ हमने स्फीयर को ही क्यों लिया था? हम लोग हैं आलसी। आलसी लोगों का क्या काम है कि वो ऐसी कैलकुलेशंस करना चाहे जिनमें उनको मेहनत सबसे कम करनी पड़े, इंटीग्रेशन वगैरह ये सब वो लोग ज़्यादा नहीं करना चाहते, इसलिए सिमेट्री वाला कंसेप्ट लिया। क्या ये हमेशा सिमेट्री वाली चीज़ों पर ही लगेगा? नहीं। सबसे पहला पॉइंट, गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द गॉसियन सर्फेस। गॉसियन सर्फेस का मतलब जो ये जो सर्फेस है उससे इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी टाइप की शेप कर दो, गॉस लॉ हमेशा वही लगने वाला है, शेप से डिपेंडेंट नहीं होता। मतलब पहला पॉइंट क्या कहेंगे, शेप इंडिपेंडेंट। इसका फीलिंग आपको समझ आ गई कि क्या पेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसकी शेप की क्या, ऐसे कुछ भी शेप है, अगर इसके अंदर भी चार्ज है तो इसके और इसका नेट फ्लक्स दोनों बराबर होने वाला है। नेट फ्लक्स इस सरफेस और इस सरफेस दोनों से बराबर होगा। क्यों? इसकी फीलिंग भी तो पकड़ लो। मैंने लास्ट वीडियो में समझा के रखा था, क्या समझाया था? मैंने बोला था कि फ्लक्स होता है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बताता है, तो फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बताता है, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू देखो आई कितनी है गॉस लॉ के हिसाब से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इन दोनों वैल्यू में कुछ भी चेंज है? दोनों में नहीं चेंज है। एप्सिलॉन तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्यू की वैल्यू दोनों के लिए बराबर है, बिल्कुल बराबर है। जब दोनों के लिए बराबर है तो वो उसके शेप पे डिपेंड ही नहीं करता, कैसा शेप है, कुछ भी होता, स्क्वायर लो, रेक्टेंगल लो, कुछ भी ले लो, सबके लिए बराबर आने वाला है। तो पहला पॉइंट आपको आई होप बहुत ही प्यारे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि जो गॉसियन सरफेस होती थी, गॉसियन सरफेस क्या, सरफेस जिसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट है, क्या उसमें एक ही से चार्ज प्रेजेंट हो? अभी थोड़ी देर पहले इसकी शायद बात की है मैंने कि एक ही चार्ज प्रेजेंट हो, नहीं, जरूरी नहीं है। एक गॉसियन सरफेस है, मान लो रैंडम सरफेस है, इसके अंदर एक ही चार्ज प्रेजेंट हो, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी। हाँ, तभी तो वहां फॉर्मूला आया था क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या मीनिंग है कि एक चार्ज नहीं, कितने भी चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका नेट समेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स आएगा हमारा, इतना ही फ्लक्स आने वाला है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया हमको, आई होप बिल्कुल समझ आ गया। क्या कि कितने भी चार्जेस अंदर प्रेजेंट हो हमेशा उनका समेशन कर दो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका नेट समेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये हमारी आएगी नेट फ्लक्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो। तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा कि ये आपके पास गॉसियन सरफेस है। अभी जब हम लोग ये लिया था तो उसके सेंटर पे रखा था चार्ज को,
एक गॉसियन सरफेस है, ये नॉर्मल, ये जो सरफेस है इसको गॉसियन सरफेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि गॉस चचा ने हमारे डिस्कस किया था तो उनके नाम पे रख दिया गया, उनको क्रेडिट देने के लिए। बहुत बढ़िया। तो इसके सेंटर पे रखा था। क्या जरूरी है हमेशा सेंटर पे ही रखा हो? नो, इट्स नॉट नेसेसरी। हम लोग ठहरे आलसी आदमी, तो हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ सेंटर पे ले लिए थे, बाकी सेंटर पे रखना कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है, इसकी पोजीशन से कोई नहीं फर्क पड़ता, बस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, बाहर ना निकल जाए, अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा क्या है? चार्ज की पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। चार्ज की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चार्ज सिर्फ अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। यहां प्रेजेंट है, ना हटा के यहां रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर होना चाहिए। तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए? चौथा पॉइंट पकड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इसको रफ करते आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट हमको क्या बताता है? फोर्थ पॉइंट हमको बोल रहा है कि इनकमिंग फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, इनकमिंग फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज पॉजिटिव। अरे भैया, इसका क्या मतलब है? इनकमिंग एंड आउटगोइंग क्या है यहाँ पे? समझते हैं, रटना नहीं, समझना है ना, इसको भी बिल्कुल समझना है। एक सरफेस है हमारी, बहुत बढ़िया, सिमेट्री से हमने क्यों स्फेरी में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि हम लोग आलसी, हम लोग ऐसे लेना चाहते हैं जिससे कैलकुलेशंस मिनिमाइज करना चाहे। इनकमिंग का क्या मतलब हुआ? आना, आओ, आओ, आप हमारे पास आओ, इनकमिंग, ठीक है। तो इनकमिंग मतलब आ रही होगी, आएगा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। क्यों? तभी तो फ्लक्स आएगा, वरना फ्लक्स ही ना आए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो आई, ऐसे निकल गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे देखो इनकमिंग है, यहां पे क्या है? इनकमिंग है, अंदर आ रही है, हाँ आ रही है। जब आ रही है तो देखो यहां पे फ्लक्स कितना होने वाला है। डीएस वेक्टर कैसा होगा? ऐसे होगा, इस बाहर की डायरेक्शन में। इनके बीच में एंगल कितना हो सकता है? 190 से बड़ा ही होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि डीएस वेक्टर बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। तो इनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होने वाला है, थीटा। अगर 90 डिग्री से थीटा बड़ा होने वाला है तो फ्लक्स में क्या है कंट्रीब्यूट करता है? ई ds cos ऑफ थीटा। जब cos 90 से बड़ा है तो cos, वो थीटा 90 से बड़ा है तो cos 90 से बड़े होने पे एंगल सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंच जाता है, हाँ पहुंच जाता है। तो cos की वैल्यू वहां पे क्या होती है? निगेटिव। इसलिए ये फ्लक्स कैसे आएगी वैल्यू? फाई नेट निगेटिव आएगा, निगेटिव। कहां पे? इस पॉइंट पे, यहां की जो सर्फेसेस की बात कर रहे हो। लेकिन इन सर्फेसेस पे जब आ जाओगे आप, इन सर्फेसेस पे आ जाओगे तो इनकमिंग फ्लक्स तो रहा नहीं, अब आउटगोइंग है, देखो बाहर जा रहा है, आउटगोइंग है। अब आउटगोइंग में वेक्टर भी, हमारा एरिया वेक्टर भी हमेशा बाहर की ओर होता है, नॉर्मल वेक्टर वो भी बाहर की ओर होगा। जब एरिया वेक्टर भी बाहर है, ई वेक्टर भी बाहर की ओर है, तो इनके बीच में एंगल कैसा होगा? थीटा 90 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा, या 0 हो सकता है। यही तो एटमैक्स कंडीशन हो सकती है, यहां पे भी इक्वलिटी लगा सकते हो, ठीक है। ये कंडीशन हमारी हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। जब ये हो सकता है तो इसका मतलब फाई नेट कैसा आने वाला है? हमारा पॉजिटिव आने वाला है। क्यों पॉजिटिव आने वाला है? क्योंकि इस फॉर्मूले में डालो cos 90 से कम है तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये हमारा कंसेप्ट था, रटना नहीं है इस चीज को, इसलिए मैं इस चीज को समझाया। मैंने डायरेक्ट नहीं बोला इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। आई होप बहुत ही प्यारे तरीके से समझा दिया होगा मैंने। छठा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा नहीं सॉरी पांचवा पॉइंट, नंबरिंग गलत चल रही, 4 होके पांचवा आएगा, बिल्कुल पांचवे पे हम लोग पहुंच रहे हैं। पांचवा पॉइंट जो कि मैं 99% श्योर हूं कि 99% श्योर हूं कि 99% बच्चों को ये पॉइंट कंफ्यूजन में लाता होगा। इस पॉइंट को दिमाग में बिल्कुल डाल लेना। कैसे? कि क्या बोलते हमारे पास ये होता है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर मतलब गॉस लॉ इस तरीके से लगता है, बिल्कुल लगता है। इसमें फाई नेट की वैल्यू क्या होती है हमारी? ई डॉट इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो आता है हमारा फॉर्मूला, यही तो हमारा गॉस लॉ बोलता है। मतलब एक सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट हो Q1 Q2, मान लो एक बाहर Q3 प्रेजेंट है। इस पॉइंट पे हम लोग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। क्या इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी क्या सिर्फ इस दो चार्जेस की वजह से होगी कि इस चार्ज की वजह से होगी? सोचो, हमको इतना पता है कि यहां पे फ्लक्स जो होगा, अंदर जो भी फ्लक्स होगा वो सिर्फ इन दो चार्जेस की वजह से होगा। वो हमारा गॉस लॉ ही बोलता है।
बिल्कुल ये बात गॉस लॉ बोलता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की ही वजह से होगी, इसकी वजह से नहीं होगी? ऐसा नहीं है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से तो होगी ही होगी, इसकी वजह से भी होगी, इस चार्ज की वजह से, या और भी कोई चार्ज बाहर होते उसकी वजह से भी होती। फील्ड हमेशा होगी इस पॉइंट पे, हर चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन जो अंदर होंगे उन्हीं की वजह से होगा। ये तो भैया आप एक तरीके से रटा रहे हो ना हमको, हम रटा नहीं रहे, अभी हम उसका रीजन भी देने वाले हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी गॉसियन सरफेस पे इनसाइड एंड आउटसाइड हर जगह के चार्जेस का मैटर करता है। एक चार्ज नहीं जो अंदर ही प्रेजेंट है उसकी वजह से नहीं, हर जगह के चार्जेस को मैटर करता है। इसका रीजन भी तो समझा दो भैया, बिल्कुल समझा देते हैं। उसको हम 6th पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। 6th पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया, आई होप। 6th पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। 6th पॉइंट हमारा क्या कहता है, जरा आप सोच के बताना, फिर इसको मैं रीजन बाद में बोलूंगा कि यही रीजन है। पहले आप इस पॉइंट को सोचो, अगर फाई कहीं पे 0 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 होगी। सही बात है? नहीं सही बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं वहां पे 0 हो। कैसे? इस पॉइंट को भैया आपने कैसे बता दिया, कैसे बता दिया, चला देख लेते हैं अभी थोड़ा सा। यहां पे आप थे, एक गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कहीं बाहर से आ रही, किसी बाहर वाले पॉइंट से आ रही है, यहां से आ रही है, ऐसे निकल के जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, बहुत बढ़िया। आप फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हो तो सारे पॉइंट्स पे कैलकुलेट करोगे, सारे एलिमेंट्स पे करोगे। मैं कह रहा हूं छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं ये, अगर ये छोटे छोटे एलिमेंट्स है तो एक एलिमेंट ये भी होगा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे छोटे छोटे। इस एलिमेंट पे देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर, ठीक है, और एरिया वेक्टर बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अंदर की ओर। तो यहाँ पे फ्लक्स कैसा आने वाला, अभी थोड़ी देर पहले समझा, निगेटिव आएगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। यहाँ पे फ्लक्स निगेटिव आएगा। इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बाहर की ओर, तो एंगल 90 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ऐसे पूरे सरफेस पे कुछ निगेटिव आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे, लेकिन ओवरऑल समेशन कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का क्या मीनिंग हुआ, इस पॉइंट का मीनिंग हुआ कि बाहर वाले, देखो नेट फ्लक्स तो 0 है, हाँ है, आया अगर सबके लिए देखो, लेकिन क्या वहां पे फील्ड नहीं है? हाँ बिल्कुल फील्ड है, फील्ड तो है ही। हाँ देखो ये फील्ड है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये बाहर वाली फील्ड है, बाहर वाली फील्ड है। तो फ्लक्स तो 0 कर दिया, क्या इसका मतलब फील्ड भी नहीं है? हाँ बिल्कुल फील्ड प्रेजेंट है। तो ये गलत है। इससे क्या इंप्लाई होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकती नहीं, इससे कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बहुत बढ़िया भैया, इतना पॉइंट हमको समझ आ गया। अब जरा ये बताओ, इसको अलग कर देते हैं। अब ये बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहीं पे 0 हो तो क्या हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि वहां पे फाई 0 होने वाला है? हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर फाई का फॉर्मूला ही क्या होता है, ई डॉट डी एस। जब यही नहीं प्रेजेंट हो, फ्लक्स आता क्यों है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो फ्लक्स आएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं प्रेजेंट है तो फ्लक्स कहां से आने वाला है? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो कि यहां से ये पहुंच सकते हो, लेकिन इससे आप यहां पे कंक्लूड नहीं कर सकते हो, ये गलत है। तो ये आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बहुत ही प्यारे तरीके से। अब मैं कुछ क्वेश्चंस को लूंगा जो कि है ना इनके कंसेप्ट्स को और बिल्डअप आपका कर देंगे, बिल्कुल बूस्टअप करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे अभी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि कंसेप्ट आपके बिल्डअप करेगा, बिल्कुल एक कोई भी गॉसियन सरफेस है, कैसी भी हो सकती है, रैंडमाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग कंक्लूजन्स को देख चुके हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। बहुत बढ़िया। यहाँ पे मान लो 10 कूलम चार्ज प्रेजेंट है, एक 6 कूलम चार्ज प्रेजेंट है, एक -8 कूलम चार्ज प्रेजेंट है, और बाहर 3 कूलम प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 कूलम प्रेजेंट है। तो नेट फ्लक्स इस सरफेस से हमको बताना है। हमसे कोई पूछ रहा है कि नेट फ्लक्स बता दो, भैया हम तो बताएंगे। फाई नेट कितना होता है, गॉस लॉ सिंपली लगाया। गॉस लॉ क्या कहता है कि सारे चार्जेस जो भी अंदर प्रेजेंट है उनका सम करो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 + 6 - 8, 10 + 6 - 8 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना चार्ज प्रेजेंट है। तो 10 + 6 कितना हो गया, 16, -8, 16 - 8, 8 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कूलम में है। तो ये फाइनेट आ गया। फाइनेट का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसने बता दिया, इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फ्लक्स एक्चुअली है होता क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की वैल्यू बताता है। तो इसने हमको यहाँ पे हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। क्या इनमें इनका कंट्रीब्यूशन था? नहीं, इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था। क्या इनका फील्ड में कंट्रीब्यूशन होगा? बिल्कुल होगा, अभी बता चुका हूं, बिल्कुल होने वाला होगा, लेकिन इनका नहीं, इनका सिर्फ फ्लक्स में इनका कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तरीके से बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है आप बताओ। आपने गॉस लॉ को पढ़ा किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। तो भैया ओपन सरफेस के लिए क्या करें हम लोग, जुगाड़ू
जुगाड़ लगाना आती है हमको, तो हम लोग ओपन सरफेस पे भी गॉस लॉ लगाते हैं, लेकिन तरीके बदल के, थोड़ा सा उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके, डायरेक्टली नहीं लगाओगे वरना गलत हो जाएगा। तो ओपन सरफेस के लिए हेडिंग हमारी क्या है, ओपन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाने वाले हैं हम लोग। ओपन सरफेस, बहुत ही बढ़िया। ओपन सरफेस कैसे हो सकता है, कटोरा ले लिया, क्यों कटोरा ले लिया, क्योंकि हम गरीब आदमी भैया, गरीब आदमी तो कटोरा ले लिया। इस कटोरे के ऊपर यहां पे चार्ज रख दिया हमने क्यू, तो क्या अब बताओ कि इसकी वजह से यहां पे फ्लक्स, हमने पूछा कि इस कटोरे में कितना फ्लक्स होगा इस चार्ज की वजह से, ये चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड होगी, फील्ड होगी तो यहां पे फ्लक्स आएगा, क्योंकि एक सरफेस क्लोज्ड है। लेकिन ये चार्ज इसमें क्लोज्ड नहीं है ना, तो गॉस लॉ तो भैया हम सीधे लगाएंगे नहीं भाई, क्योंकि यहां पे है नहीं, तो हम क्या करें, चक्कर में फंस गए। चक्कर में फंस गए तो उसका सोल्यूशन क्या है, सोचो। सोल्यूशन ये है इसका कि हम लोग एक अप्रोच, ये कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, एक अप्रोच, इसको हम एक तरीके से ढक दें। कैसे ढक देते हैं, एक हम लोग इसी के ऊपर उल्टा कटोरा लेते हैं सेम साइज का, इसको ढक देते हैं। अब ये क्लोज, चार्ज बिल्कुल क्लोज हो गया सरफेस के अंदर, हाँ बिल्कुल भैया क्लोज हो गया। अब हम बोल सकते हैं, अब गॉस लॉ लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। क्या होगा, अब नेट फ्लक्स कितना आने वाला है हमारा, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू ही है, तो इस पूरे सरफेस से जो कि अब चार्ज को इनक्लोज कर ले गई है, उससे हमारा कितना है फ्लक्स, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, हाँ है। लेकिन एक्चुअल में निकालना तो हमें इससे इतना है, तो यहां पे सिमेट्री है। देखो एक में एक हो, आधे में कितना होगा, आधा ही होगा, यूनिटरी मेथड ये बोलता है हमको। अगर एक में कोई चीज एक है तो आधे में आधी ही होने वाली है, वैसे इस पूरे में इतना है तो आधे में कितना होने वाला, सिमेट्री से आधा हो जाएगा। अगर मैं इस चीज को गायब कर दूं, ये मैं ऊपर वाला कटोरे को गायब कर देता हूं, तो यहां पे इसमें सिर्फ नेट फ्लक्स कितने आना वाला है, जितना आया था उसका आधा, क्योंकि सिमेट्री बोल रही है। तो हम लोगों ने किस कंसेप्ट को अप्लाई किया, हमने गॉस लॉ को इनडायरेक्टली अप्लाई यूज करने की कोशिश की विद यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट यूज करके। एक और क्वेश्चन इसमें अगर मैं ले लेता हूं आपके लिए, कि एक फेस है, यहां पे एक चार्ज रखा है क्यू, क्यूब का एक फेस है ये, इसके ऊपर चार्ज रखा है क्यू, तो बताना है हमको इस फेस में कितना, इससे फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, कितना फ्लक्स होगा। तो ये एक क्यूब का पार्ट है, तो एक पूरा क्यूब बना लो। क्यूब बनाने के लिए क्या करोगे, ऐसे क्यूब कैसे बनतेगा, जैसे भी क्यूब बनता है यार, क्यूब नहीं बनना मुझसे, गलत बात। क्यूब को बनाते हैं पहले, क्यूब को बनाने के लिए सिंपली इस तरीके से बना लेते हैं। ये क्यूब बन गया। मान लो इस फेस पे रखा था चार्ज, हमारा इस फेस पे चार्ज रखा था, अब हमने चार्ज को इनक्लोज कर दिया। पहले चार्ज इनक्लोज था नहीं सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस में पड़ा नहीं था, अब बिल्कुल क्लोज सरफेस में आ गया। तो क्लोज सरफेस में अब आ गया तो कितना फ्लक्स होगा, इतना फ्लक्स होगा। हाँ भैया गॉस लॉ ने इतना बताया है हमको। अब 6 सरफेसेस, लेकिन ये कितने फेसेस से जा रहा है, अब 6 फेसेस से जा रहा है, क्योंकि कितने फेसेस होते हैं क्यूब में, 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस से इतना फ्लक्स हमको निकालना, एक्चुअल में कितने फेसेस था, एक फेस से, तो एक फेस से फ्लक्स कितना होने वाला है हमारा, क्यू नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो कंसेप्ट आपको समझ आए, यूनिटरी मेथड लगाओ साथ में, बस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए कि उसको इंक्लोज्ड बनाओ, अगर नहीं है तब भी बनाने की कोशिश करते हैं। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक वो वैलिड कंक्लूजन देगा, एक जो कि आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है हमेशा, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही इसके। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा उठाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, उस पॉइंट को जरा ध्यान में लाइएगा, जब मैं इस चीज को लिख रहा हूं तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। एक सरफेस है, अगर सरफेस क्या ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूं आपको, तो ज्यादा प्यारा तरीके से समझ आएगा। एक कटोरा था ना हमारे पास, ये थोड़ी देर पहले चार्ज हमने यहां पे रखा था, अब हम चार्ज को उठा के यहां पे रख दिए, तो नेट फ्लक्स इसकी वजह से कितना होने वाला है, जरा कैलकुलेट कर लो। फाई नेट कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि चार्ज ही नहीं प्रेजेंट है सरफेस पे। सरफेस इसको क्लोज भी कर लेंगे तब भी तो चार्ज इसके अंदर 0 है, तो फ्लक्स तो 0 आने वाला है, लेकिन फील्ड क्या 0 है, नहीं फील्ड 0 है, तो इसने मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया फ्लक्स में। ये गॉस लॉ ने हमको बताया है, क्योंकि इनक्लोज्ड वालों को ही गॉस लॉ लेता है, जो चार्ज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं उन्हीं को गॉस लॉ लेता है। लेकिन इस चीज को रीजन भी तो अच्छे से समझने की कोशिश एक बार कर लेते कि ऐसा आखिर क्यों होता है। जब इसकी वजह से फील्ड लाइंस होंगी तो ऐसे जा रही होगी फील्ड लाइंस, तो इस पॉइंट पे फ्लक्स कैसा आने वाला, आउटवर्ड, हमेशा एरिया वेक्टर आउटवर्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अंदर की ओर, तो यहां पे फ्लक्स निगेटिव आएगा। अभी थोड़ी देर पहले इस पॉइंट को समझा चुका हूं, नहीं ध्यान है तो फिर से थोड़ा पीछे जाके समझो, पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो क्लियर, कभी कंसेप्ट में दिक्कत आनी ही नहीं है। ये समझ आ गया। अब यहां इस पॉइंट पे डीएस वेक्टर बाहर की ओर है, तो एंगल आपको पता है 90 से कम होने वाला है, तो यहां पे फ्लक्स कैसा आएगा, फाई नेट पॉजिटिव आएगा।
अब यहाँ पे फाई पॉजिटिव है, यहाँ पे फाई निगेटिव है, ऐसे सब में होने वाला है। तो दोनों जब समेशन सबका कर दोगे पूरे सरफेस के लिए तो टोटल फाई नेट कितना होना है, फ्लक्स कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाहर वाले चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं फ्लक्स में। इस पॉइंट को समझने के लिए क्या बोलते हैं, बाहर वाले चार्जेस से जब है ना किसी सरफेस पे आता है तो वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करता, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे जाती है तो एक बार उसको निगेटिव, मतलब एक बार जब 2 बार कट करती है, एक बार निगेटिव फ्लक्स देती है, एक बार पॉजिटिव फ्लक्स देती है। ऐसे ही जब सारी फील्ड लाइंस कंट्रीब्यूट करती हैं तो उनका नेट 0 आने वाला होता है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव देंगी, एक बार निगेटिव देंगी। इनकमिंग फ्लक्स एंड आउटगोइंग फ्लक्स, पॉइंट याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद है, बहुत ही बढ़िया। तो ये पूरे कंसेप्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। अगले वीडियोज में हम लोग गॉस लॉ को यूज करेंगे, डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।